नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं। कॉमरेड बलबीर सिंह एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें अगर मैं यमुनानगर का फिदेल कास्त्रो कहूँ अतिशयोक्ति नहीं होगी। कॉमरेड साहब का बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है लेफ्ट मूवमेंट से। 70 के दशक में इन्होंने सीपीआई का चुनाव लड़ा एमएलए का यमुनानगर से, और तब 7,000 के आसपास वोट मिले। इनकी पूरी जिंदगी लेफ्ट को समर्पित रही है। जिंदगी का बहुत लंबा भाग इन्होंने घर बार छोड़कर लेफ्ट मूवमेंट को दिया है, कम्युनिस्ट पार्टी को दिया है। और पिछले 15-20 साल से तकरीबन ये कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ चुके हैं, बट फिर भी जन आंदोलनों में इनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। आप अभी किसी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर तो नहीं है ना? मैं कुछ तो सबसे पहला प्रश्न मैं माओवादी आंदोलन पे करना चाहूँगा आपसे। अभी पिछले दिनों 2-3 महीने पहले माओवादी पार्टी को सबसे बड़ा धक्का लगा। उनके जनरल सेक्रेटरी महासचिव वसुराजू की मुठभेड़ में मौत हुई, और अभी पिछले दिनों दो बड़े नेताओं ने सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया। लेफ्ट मूवमेंट को एनालाइज करते हुए आपके साथ काफ़ी लंबा समय बिताया हमने। आपकी माओवादी आंदोलन के बारे में जो 15-20 साल पहले सोच थी कि इनका भारत में कोई भविष्य नहीं है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा और भारत सरकार जब चाहेगी इसे खत्म कर देगी, और वही सच साबित हुआ। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है कि माओवाद के रूप में जो राजनीतिक विचारधारा जिसका राजनीतिक प्रयोग भारत में हुआ, 1967 में नक्सलवादी आंदोलन का उदय होता है। कानू सान्याल, चारू मजूमदार ने शुरू किया था। 1921 में माओ सेतुंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ज्वाइन की थी। हम माओवाद विचारधारा का उदय तब से कह सकते हैं कि 1921 से 1949 में वहां पर क्रांति हुई। 1930-40 का जो चीन है, जहां पर जापानी साम्राज्यवाद सीधे एक भौतिक रूप में मौजूद है, क्या वही परिस्थिति भारत की 1967 में थी, या अभी माओवादी पार्टी, माओवादी राजनीतिक लाइन जिसको ढोती रही है माओवादी पार्टी, क्या अभी भी वो परिस्थिति है? कैसे देखते हैं आप माओवादी आंदोलन जो खत्म हुआ है और जो चीन और भारत में क्या अंतर था? आपने अपनी बातचीत में खुद माना है कि चीन के अंदर 1921 में जब कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी चाइना की, उस वक्त माओ जेतुंग इनका मेंबर बना था। फाउंडिंग मेंबर थे वो सीपीसी के। 1921 का चाइना क्या था? फ्यूडल चाइना। और 1967 में हिंदुस्तान क्या था? डेमोक्रेटिक एक। कुछ तुलना है आपस में? आप एक राजशाही में अगर आपने सत्ता हथियानी है, आपके पास बंदूक के अलावा कोई और दूसरा रास्ता है? उस वक्त तो रेलिवेंसी थी इस बात की, पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। जब आपको ये अधिकार दे दिया कि आप सरकारें बदल सकते हो वोट डाल के, फिर इसकी क्या रेलिवेंसी रह जाती है? फिर लोग मरने मारने के लिए, अपनी जानें कुर्बानी करने के लिए ऐसे संगठनों के अंदर क्यों शामिल हो, क्यों आंदोलन में आए? नहीं, वो आर्थिक सामाजिक जो बताते हैं अर्थसामाजिक और दो औपनिवेशिक है, जो भारत की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, उस आधार पर माओवाद को जस्टिफाई करते थे। क्योंकि चीन में माओ ने बोला था कि चीन अर्थसामाजिक अर्ध औपनिवेशिक वो देश है। वो जो एक पॉलिटिकल लाइन है, फिर उसकी जो एक हथियार बंद खेती और कृषि क्रांति का जो एक सपना देखा था इन्होंने कभी इधर। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि मैकेनिकली हम जब नकल करना शुरू करते हैं तो हम अपने देश के हालात को इग्नोर कर देते हैं कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी तो इस तरीके से क्रांति लेके आई है, हम इस तरीके से अपने देश के अंदर क्रांति क्यों नहीं ला सकते? अरे आपके हालात चाइना के हालात के साथ मिलते जुलते हैं क्या? वो तो आपको तो अधिकार है अब, आज़ादी के बाद, 47 के बाद। नहीं, वो दौर भी जो था 1940 से 1960 का, वो नए देशों के उदय का दौर था, राष्ट्रवाद के उभार का दौर था। वो एक सेंटिमेंट भी था। बिल्कुल ठीक बात है। 1947 से पहले हमारा देश भारत, कहीं आपको भारत नजर आता था? वहाँ यहाँ पर भी हथियार बंद हुआ है, भगत सिंह जैसे और पता नहीं कितने लोगों ने वो हथियार उठाया था अरे अंग्रेजों के वो खिलाफ। हथियार बंद कब था? जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जी जी जी। साम्राज्य का राज था, वहां को अंग्रेजों के राज में यहाँ वोट होती थी क्या? मैं उसकी तुलना चीन से इसलिए कर रहा हूँ कि जापानी साम्राज्यवाद वहाँ भौतिक रूप से दिख रहा था उनको, चीन की उस जनता वक्त को। ठीक था। हाँ।
उसमें तो मौजूद तो उनका हथियार हटाना ठीक था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 1967 में ये कह देना कि माओ इज आवर चेयरमैन, तो कोई बात बनती है? वर्ग शत्रु का सफाया करो। वर्ग शत्रु का सफाया करो, और उसमें तुम्हारे वर्ग शत्रु कौन है? एक कांस्टेबल जो है मोड़ के ऊपर, चौक के ऊपर खड़ा है, जो लोगों को इधर जाना उधर जाना रास्ता दिखाते हैं, कम्युनिस्टों की नजरों में तो वो वर्ग शत्रु था हमारा। खैर उसमें तो फिर माओवादी पार्टी ने ये बोला कि उससे उन्होंने सबक सीखा, गलतियों से सबक सीखा, और जो उसमें जो उनकी प्रैक्टिस में बहुत सारे धड़े बने। तो फिर क्या सबक सीखा? अगर सबक सीखते तो एक यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी बनती। जब धड़ों में बट रही है तो इसका अर्थ क्या है कि गलतियां है भी कहीं। कम्युनिस्ट पार्टी आ भी एक मत नहीं है तो देश की जनता को कहाँ एक मत कर लेगी? और देश की जनता के सामने क्या सवाल आएगा? अगर 10 हिस्सों में कम्युनिस्ट बटे हुए हैं तो उनके सामने पहले ये सवाल है कि किस में जाएं? उसमें फिर वो कहते हैं कि सही कम्युनिस्ट कौन है, सही क्रांतिकारी लाइन है, तो पार्टी बनानी पड़ेगी अलग से। यहां से ही गलतियां शुरू हो जाती हैं। जब आपने एक प्रिंसिपल बनाया है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का कि बहुमत के फैसले को अल्पमत के फैसलों को मानना पड़ेगा, तो इसके मुताबिक अपने अपने फैसले क्यों नहीं करते? कम्युनिस्ट जो माओ की फिलॉसफी को लेकर चलते हैं या मार्क्स की फिलॉसफी को लेकर चलते हैं, वो तो कहते हैं कि वर्ग, ये समाज दो हिस्सों में बटा होता है। एक वर्ग की तानाशाही होती है जो पावर में होता है, उस तानाशाही का मुकाबला कैसे करें? बंदूक से करा जाएगा। उसको अगर सत्ता से हटाना है, तानाशाह को तो कैसे हटाया जाएगा? अगर आप उसके मुकाबले में शक्ति का प्रयोग नहीं करते तो आप उसको हटा नहीं सकते। लेकिन हालात तो हिंदुस्तान के 47 के बाद बदल गए ना भाई। वहां 52 का चुनाव हुआ सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर, सारी पार्टियों को इजाजत दी कि आप चुनाव लड़ो। लेकिन भारतीय जनसंघ, जो हिंदुओं की अपने आप को पार्टी कहती थी, पार्टीशन के वक्त इतना क्रिमिनल एटमोस्फेयर बना हुआ था, बहुत पोलराइज था सोसाइटी, फिर भी कामयाब क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि नेशनल मूवमेंट के अंदर अगवा कौन थे? जनता देख रही थी ना कि हमारे देश की आजादी के आंदोलन के अंदर कौन हिस्सा ले रहा था, कौन जिंदगियां कुर्बान कर रहा था, कौन जेलों के अंदर बंद था, कौन काले पानी जा रहा था। लेफ्ट था और कांग्रेस थे। तो बड़ी कांग्रेस थी, लेफ्ट उसके मुकाबले में कमजोर थे, तो उन्होंने कांग्रेस को चुना। और 77 तक लगातार, 47 से लेकर 77 केंद्र के अंदर कौन रहा है? 77 में कांग्रेस जनता पार्टी आई है, लगातार प्रांतों में भी और केंद्र में भी। प्रांतों में 67 में बदलाव होना शुरू हो गया था, केरल के अंदर तो 57 में हो गया था। लेकिन आम जनरल यूनाइटेड फ्रंट की जब सरकारें बनी, उन यूनाइटेड फ्रंट की सरकारें क्या थी? उसमें भारतीय जनसंघ भी शामिल है, कम्युनिस्ट भी शामिल है। इनसे पूछो कि जनसंघ और कम्युनिस्टों को आपस में कोई विचारधारा मिलती है? ये कब की बात कर रहे हैं आप? 67 की। 67 में जो पंजाब के अंदर या यूपी के अंदर या कई और 7-8 प्रांतों में सरकारें बनी यूनाइटेड फ्रंट की। मैं क्योंकि हम हरियाणा पंजाब उस वक्त, अभी हरियाणा बना ही था, 66 में बना था, 67 में चुनाव हो गया, तो हमने तो नजदीक से देखे ना सारे बात। गुरनाम सिंह चीफ मिनिस्टर बना था उस वक्त पंजाब का, अकाली पार्टी का, और उसमें कौन कौन शामिल थे उस मंत्रिमंडल के अंदर? भारतीय जनसंघ भी शामिल थी और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। और जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी का क्या मेल जोल है आपस में? उस वक्त ये क्या कहते कहते कम्युनिस्ट कहते थे हेजमनी खत्म करनी है कांग्रेस की। ये कौन सी फिलोसफी है, हेजमनी खत्म करनी है? खुद खत्म हो गए। विचारों की लड़ाई होती है कि हेजमनी की लड़ाई होती है? विचार तो हमारे उनके साथ कहीं नहीं मिलते जनसंघ के साथ। मैं दोबारा आना चाहूंगा। हालांकि माओवादी पार्टी जो रही है, पहले पीपुल्स वार ग्रुप पार्टी, यूनिटी एमसीसी था, फिर एकीकृत होके ये बना। इनकी राजनीतिक लाइन पर किसी कम्युनिस्ट धड़े ने, किसी कम्युनिस्ट विचारक ने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया। आप एक अकेले थे जो इनको थोड़ी इनकी आलोचना करते थे। मैं मोटे तौर पर इनकी राजनीतिक लाइन को समझना चाहूंगा कि क्या उस राजनीतिक लाइन के लिए कभी कोई जमीन थी? और मैं खासकर जो उत्तर भारत की हिंदी हार्टलैंड है, जो भारत की राजनीति को डिसाइड करती है, भारत की राजनीति का दिमाग दिल यहीं से चलता है, जहां 70-80 करोड़ जनसंख्या है 5-6 राज्यों में। इन राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में कैडर मिला था, नक्सलियों को भी, माओवादियों के लिए भी, और जनता भी कुछ कुछ हिस्सों में जुड़ना शुरू हुई थी। क्या जनता के लिए कार्यक्रम था? और दूसरा जो खेती, हर हथियारबंद कृषि क्रांति है,
जिसमें ये दलित को सबसे बड़ा अपना दोस्त मानते थे। क्या ऐसी कभी संभावना थी कि दलित गांवों में जिसे बैठने का अधिकार नहीं है, पाँव में चप्पल का अधिकार नहीं है, वो हथियार उठाएगा दबंग जातियों के खिलाफ, जो अपने ही भाई का 2 फुट जमीन के लिए कत्ल कर देते हैं, जिनके साथ पूरी सत्ता शासन प्रशासन है? वो नफरत वर्ग की नफरत नहीं थी, जाति की नफरत थी। एक गरीब ब्राह्मण भी जो खुद दूसरों के बर्तन साफ करता है, वो भी अगर किसी के पास 10, 15, 20 किले जमीन दलित के पास है, शेड्यूल कास्ट के पास है, उसको हीन मानता है। हम बात कर रहे थे कि जो माओवादी दलित को सबसे बड़ा दोस्त मानते थे हिंदी आउटलेट में, जो हथियारबंद कृषि क्रांति में आएगा और जमीनें छीनी जाएंगी। वो उनकी तो लड़ाई, वो वहां तक तो सोचते ही नहीं थे। उनकी लड़ाई तो अभी समानता की थी कि हमें कुएं से पानी तो भरने दो भाई, मंदिर में जाने की इजाजत दो, हम भी चारपाई के ऊपर बैठ सकें। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम 1980 के करीब गांव में जाते थे मीटिंग करने के लिए, तो वो हम हरिजनों में जाते थे, उन्हीं में मीटिंग करते थे। वो हमारे लिए तो चारपाई बिछा देते थे, चद्दर भी ऊपर, दरी भी बिछा देते थे। आप सारे नजदीक नीचे बैठते थे। हम उनको बार बार कहते थे आप नीचे क्यों बैठते हो, आप बैठो ना, चारपाई के ऊपर बैठो। तो वो कहते नहीं बाबूजी हम तो यही ठीक है। उनके अंदर हीन भावना बनी हुई थी, उसको तो वहां से निकालना था उनको। मैं दोबारा उसी प्रश्न के ऊपर आना चाहूंगा। माओवादियों के पास कोई राजनीति थी भारत की जनता के लिए, खास हमारे हिंदी हार्टलैंड बोलूं, कोई राजनीति थी दूर दूर तक? ये तो नकल कर रहे थे माओ की। इन्होंने तो अपना चेयरमैन माओ तुम को डिक्लेयर कर दिया था। इससे बड़ी बेवकूफी और कोई हो सकती है? खैर बाद में सुधारा भी, अगर हम लेकिन शुरू में किया ना। हाँ, शुरू में किया। फिर इससे पता तो चलता है कि इन लीडरों के अंदर कितनी को अकल है। अंदाजा नहीं लगता कि मौजे तुमको अपना चेयरमैन बनाने के लिए तैयार हो। तो यार आप दोगे, तुम्हारे हिंदुस्तान की लड़ाई मौजे तुमको चेयरमैन आके लड़ेगा क्या? तुम्हें लड़नी पड़ेगी। ये करते हैं नकल। ये क्यों नहीं कामयाब हुए? इन्होंने अपने तौर पर अपने हालात हमारे देश के हालात क्या है, इसकी जरूरतें क्या है, वहां की जनता, यहाँ की जनता क्या चाहती है, उसके अनुकूल तो सोचा ही नहीं। ये तो नकल करते रहे, कभी रूस की कभी चीन की। और जब तक यूएसआर टूटा नहीं, कोई भाषण कम्युनिस्टों का ऐसा नहीं होता था, सीपीआई का खास तौर पे, जिसमें यूएसएसआर की तारीफ ना की जाए उस वक्त। और वो सीपीएम वाले और नक्सली वो चाइना की तारीफ करते थे। और आज कोई चाइना का नाम लेने के लिए तैयार है? नहीं। वहां क्या हो रहा है ये भी किसी को नहीं पता। और नॉर्थ कोरिया तो हमारे सामने ही है। और जो ये यूएसएसआर टूटा, उसकी जगह कौन आया? कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम आया वहां। कहने को कह सकते हैं कि इलेक्शन होते हैं वहां पर, लेकिन आया कौन? पुतिन। और उसने क्या पास कर दिया है? मैं कब तक रहूंगा? जब तक है वो, जब तक जिंदा है। ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई है? ये तो बुर्जुआ लीडर भी नहीं, ये कम्युनिस्ट कर रहे हैं, जो कम्युनिस्ट केजीबी के चीफ रहे हैं, केजीबी के चीफ रहे हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी वो ये कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि इनकी समझ का द्वारा निकला हुआ था। समझना की कोई चीज नहीं। ये सिर्फ निकले मार के दूसरों की, ये देश के अंदर आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि हालात देश के थे, लोगों ने रिस्पॉन्स दिया इनको। अगर ये ठीक रास्ते पे चलते तो आज हिंदुस्तान बदल जाता। मेरा एक और प्रश्न है, नेपाल में भी माओवादी आंदोलन शुरू हुआ था, पर 10 साल के अंदर ही वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आए। भारत में भी सरकार के साथ ये बातचीत में गए हैं माओवादी लगातार, क्यों ये विफल हुए हैं? और क्यों, हालांकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत लोग हैं, जैसे कोबाड़ गांधी हैं और लोग हैं, जिनका एक मानना था कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही आगे बढ़ा जा सकता है, उस तरीके से एक पार्टी क्यों नहीं आ सकी? इन्होंने, या पार्टी का एक धड़ा आके क्यों नहीं पार्टी बना? माओवादियों ने जनता की शक्ति का एहसास नहीं किया, लोक शक्ति का एहसास नहीं किया। लोक शक्ति से पहले हथियार शक्ति महानता देनी शुरू कर दी कि हथियारों के जरिए क्रांति लाएंगे। और पहले आप ये देखो कि आपके साथ हथियार उठाने के लिए कौन तैयार है, और ये वातावरण भी है, अनुकूल भी है, हथियार को उठाएगा सही। सिर्फ दूसरों के मुल्कों को देख के नकल करनी शुरू कर देनी, इससे तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। अपने देश के लोग, जब आपको यहाँ वोट देने का अधिकार है, बदलने का अधिकार है, पहले तो 21 साल की उम्र थी। हर प्राणी, हर नागरिक हिंदुस्तान का जिसकी उम्र 21 साल है,
अभी किसी 18 वर्ग साल है। से, अब 18 साल है, शुरू में 21 साल थे। किसी वर्ग से संबंध रखता हो, किसी जाति से संबंध रखता हो, किसी इलाके से संबंध रखता हो, मेल और फीमेल, सबको एक झटके से वोट का अधिकार मिल गया। अमेरिका के अंदर आपको पता है कि जब पहले वोट का अधिकार दिया था, औरतें माइनस इंक्लूड नहीं थी उसमें, ब्लैक भी नहीं थे। ब्लैक भी नहीं थे, औरत भी नहीं थी। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि इन्होंने जब संविधान लागू किया, सारे हिंदुस्तान की लोग, उनको जो भी 21 साल का था उसको वोट का अधिकार दिया, जो बाद में राजीव गांधी के पता 18 साल उम्र कर दी। तो जब आपके सामने खुला मैदान पड़ा है, आप अपनी बात जनता को समझा सकते हो, तो जनता को मेन स्ट्रीम में आगे जनता को साथ लाओ ना। आप बढ़ गए पहाड़ों के अंदर, जी हाँ हम यहाँ गुरिल्ला जोन बनाएंगे, इसको पहले लिबरेट कराएंगे, फिर हम धीरे धीरे मैदानों की तरफ बढ़ेंगे। ये तो पागलों वाली बातें हैं, समझदारी वाली। आपको शायद याद होगा, मैं तो शुरू से ये कहना था कि ये तरीका ठीक नहीं है। इनमें एक डिबेट में आता था कि गुरिल्ला जोन और बेस एरिया। बेस एरिया वो है कि जिनकी जहाँ पर इनकी अपनी सरकार है और वर्ग शत्रु नहीं है, गुरिल्ला जोन में इनका कन्फ्लिक्ट रहता है। पर इनका कोई बेस एरिया रहा ही नहीं कभी। बन नहीं सकता। आज के जमाने में कौन सा एरिया जहाँ 1 घंटे के अंदर आर्मी नहीं पहुंच सकती। अभी जो एक विश्लेषण आ रहा है कि माओवादी आंदोलन भारतीय राज्य की एक दयालुता के ऊपर निर्भर था, कि वो उनको अपने तरीके से उनको लग रहा था कि चल रहा है, ठीक है चल रहा है, जब निपटना होगा तब अभी तक इन्होंने आर्मी का इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं किया। हाँ, ये बड़ी मुख्य बात कही है आपने। सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल गए हैं। अर्धसैनिक बल, अगर आर्मी का इस्तेमाल कर लो तो कहीं टिक सकते हैं। लिट्टे कितना बड़ा मजबूत आंदोलन था जब उसके खिलाफ आर्मी का इस्तेमाल हुआ, जहाँ पूरी की पूरी जनता ही मरने के लिए तैयार थी, वहां उनका क्या हाल हुआ? साइनाइड के कैप्सूल लेकर। फिर उनका क्या हाल हुआ जब आर्मी का इस्तेमाल हुआ? यहाँ तो कभी आर्मी का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, अर्धबल सैनिकों का इस्तेमाल हुआ है। तो ये अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना कि हम जंगलों में रहेंगे, जंगलों में रहेंगे, तो जंगलों में वो नहीं पहुंच सकते जंगलों में क्या? तो ये मिस कैलकुलेशन, रॉन्ग कैलकुलेशन और सच्चाइयों से दूर हटकर आदर्शवादी बन के चलने की बात है, ये ज्यादा देर तक नहीं चलती। लोग भी बहुत देर तक आपके साथ बंदूक नहीं उठा सकते, उन्होंने भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। मुझे याद है मेरे कुछ पत्रकार गए थे वहां जंगल में ना, जो इनके साथ 7-8 दिन बिता के आए थे, 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने जो बंदूक उठाता है, जो लोएस्ट कैडर होता है, जो उनकी सेना में, रेड आर्मी में होते हैं, तो उनसे बात की थी। तो उन्होंने भी मानना था कि हाँ उनका भी दिल करता है उनका परिवार और वो साधारण जिंदगी जिए। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ का चार्म ये है ना, वो तो उनकी मजबूरी है उस वक्त। दूसरा, क्या जनता किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, किसी भी विचारधारा से प्रभावित होकर बहुत लंबे समय तक संघर्ष कर सकती है, कुर्बानियां दे सकती है? सिर्फ उस हालात में जब उनके पास दूसरा कोई अल्टरनेटिव ही ना हो। अगर आपके पास दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है तो क्या करोगे? तो आपको घर बार भी छोड़ना पड़ेगा। घर मुझे पता है, अगर मैं घर जाता हूं तो मुझे मार देंगे, मेरे सामने कोई रास्ता। और जब आपके सामने रास्ता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ है, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, आपको वोट में खड़े होने का अधिकार है, सरकार को बदलने का अधिकार है। क्या यहाँ सरकारें बदली नहीं गई? कम्युनिस्टों ने तो 1957 में पहले वहां बदल दी थी, सीपीआई ने केरला में, केरल के अंदर। नमूद्रीपाद। फिर मैं एक और चीज पे आना चाहूंगा। एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, जब एमएस नमूद्रीपाद की सरकार बनी, 2.5-3 साल के बाद सरकार सेंटर ने तोड़ दी। फिर इन्होंने शोर किया कि देखो हम तो पहले कह रहे थे कि वोट के जरिए शक्ति हासिल नहीं की, सत्ता नहीं हासिल की जा सकती, आपने की तो आपसे छीन ली ना वर्ग शत्रु बने। इनसे पूछो कि जहां भी दूसरी जगह सरकारें बनी हैं, जो इनके वर्ग की सरकारें थी, वर्ग शत्रुओं की सरकारें नहीं थी। प्रकाश सिंह बादल की कितनी दफा सरकार करी पंजाब के अंदर? बहुत बार गई है। वो वर्ग शत्रु था इनका। बीजेपी की गवर्नमेंट भी कांग्रेस ने गिराई थी बाबरी मस्जिद के बाद। फिर देखो 4 स्टेटों में 4 स्टेट वर्ग शत्रु थे। वो वर्ग शत्रु का सवाल नहीं, सवाल है कि जो भी सत्ता में बैठा होता है, जो उससे सत्ता छीनना चाहता है, उसका वर्ग का भी उसको सत्ता नहीं देगा, और दुरुपयोग करेगा वो शक्तियों का। तो ये वर्ग शत्रु का सवाल नहीं है। मैं माओवादी की प्रैक्टिस में उन कमियों के ऊपर आना चाहूंगा जिनको अछूता यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग ने, मेरे को लगता है,
शहरी बुद्धिजीवी वर्ग ने बहुत बड़ी बेईमानी की है, वामपंथ के साथ भी किया और माओवादी राजनीति को भी जो उनकी कड़वी सच्चाई थी नहीं रखा गया। ये आप जैसे माओवादी राजनीति में 3 पिलर कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है एक तो क्रांतिकारी पार्टी है, दूसरा रेड आर्मी है, तीसरा कहा जाता है कॉमन फ्रंट। पार्टी के रूप में जंगलों तक सीमित थे ये, ठीक है। मैदानी वर्ग में बहुत बड़ी संख्या में छात्र जनता है इनके साथ एक समय में लगातार अलग अलग कालखंड में आई, जिनके सामने इनके कोई राजनीति ही नहीं थी जिनको देने के लिए। और दूसरा मैं आता हूँ रेड आर्मी। रेड आर्मी भी इनकी जंगलों तक थी, बिहार झारखंड लगा छोड़ दीजिए क्योंकि वो एक अलग तरीके का एरिया है, बहुत पिछड़ा था और वहां पर ऐसी एक कल्चर में भी है उनके इंसान। तीसरा मैं आता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, कॉमन फ्रंट ये कभी नहीं बना पाए, जिसमें वो जनता के दुश्मन और दोस्त बताते हैं, जिसमें दलितों के, दोबारा उसी प्रश्न पे आता हूँ कि दलितों से उम्मीद थी कि वो हथियार उठाएगा जमीन छीनने के लिए, किसके, वो इतनी बेवकूफाना बात थी यहाँ पर। और भूमंडलीकरण के ऊपर आना चाहूंगा। भूमंडलीकरण 90 के बाद जिसने बहुत बड़ा मध्यम वर्ग पैदा किया भारत को, भुखमरी भूमंडलीकरण ने खत्म की है, कुपोषण बढ़ा है भारत में। ये सारा विश्लेषण कहीं वामपंथी फेल नहीं हुआ सब? देखो, आप ये बात तो मानोगे ना कि नौजवान रोमांचक होता है, उसके अंदर कुछ नया करने की इच्छा होती है, रोमांस होता है उसके अंदर। तो जब उनको हथियार दिखाए गए तो उनके अंदर नया रोमांस पैदा हुआ, ये बढ़िया तरीका है भाई, बंदूक उठाओ। लेकिन प्रैक्टिकेबल कितना है ये नौजवानों को पता नहीं होता, और खास तौर पे जो वर्ग, पिछड़े हुए वर्ग है, उनको तो बिल्कुल नहीं पता। ये सोच कौन देता है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को आप अपना दुश्मन समझ रहे हैं। बिल्कुल, मिडिल क्लास तो गालियां देते थे, जबकि सारी लीडरशिप लेफ्ट की मिडिल क्लास से है। मिडिल क्लास ही लीडरशिप देता है, जितनी भी पार्टियां हैं उसकी लीडरशिप कौन किस वर्ग से आती है? लोअर मिडिल क्लास से। फिर आप उसको गालियां दे रहे हो। आपने इस देश को कभी भी देश के दृष्टिकोण से नहीं, ये अपना चश्मा जो लगा के रखते था मार्क्सिज्म का, लेनिनिज्म का, उस दृष्टिकोण से बाहर आए ही नहीं। अरे उसको उतारो, उस चश्मे को उतारो। हिंदुस्तान की दृष्टि से, भारत के दृष्टिकोण से भारत को देखो पहले कि इनकी किस चीज की जरूरतें हैं। वो स्थिति है क्या दुनिया में कहीं जो मार्क्स के समय थी कि जंजीरों में जकड़ा हुआ मजदूर जिसे क्रांति की जरूरत है? सवाल ही नहीं पैदा होता, वो खत्म हो गया। आप थोड़ा मेरे को प्रैक्टिकली समझाइए कैसे फर्क है दोनों की स्थिति? देखो, उस वक्त मार्क्स के समय के और आज के समय, ये इवन यूरोप में, अमेरिका के अंदर जब मजदूर काम करने के लिए जाता, काम के घंटे कोई तय थे इनके साथ, कोई मिनिमम तनख्वाह तय थी? अब कौन सा देश है जब मजदूरों के लिए कानून नहीं बने हुए? 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते। 8 घंटे से ज्यादा काम करवाना है तो आपको ओवर टाइम डबल देना पड़े। 4 घंटे काम करवाते हो तो 8 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे। ये कानून है कि नहीं है? कम से कम तनख्वाह अगर आप नहीं देते किसी की तो 10 गुना जुर्माना है। आपने 100 रुपए किसी के काट लिए ना मिनिमम वेज में और साबित हो गया, 1000 रुपए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मिनिमम वेज को ही दोबारा आना चाहूंगा। एक समय तक मिनिमम वेज नहीं मिलती थी, पर आजकल मेरे को लगता है कि जो हैवी लेबर है उसको मिनिमम वेज मिलती है और बहुत बड़े हिस्से में मिनिमम वेज से ज्यादा कमा रहा है, वो ज्यादा पैसे मिलते हैं। आज तो ऐसे हालात हैं कि जो मिनिमम वेज है ना, तकरीबन हर वो पीस रेटेड वर्क है हर जगह पे। आप कारखानेदार ने बड़ी अच्छी समझ इस्तेमाल की है, वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, तो जितना तुम काम करोगे उतने तुम पैसे मिल जाएंगे। हम मिनिमम वेज के मुताबिक चले तो वो उतने पैसे नहीं कमा सकते, वो ज्यादा काम करते हैं, इसको मालिकों को भी फायदा, मजदूर कहता है मेरे को भी फायदा। वैसे मिनिमम वेज एक्ट तो, पेमेंट ऑफ एक्ट 1936 में बन गया था, मिनिमम वेज एक्ट 1948 में बन गया, आजादी के फौरन बाद मिनिमम वेज एक्ट बन गया था कि इस तनख्वाह से कम आप तनख्वाह नहीं दे सकते। बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ वो। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन की कमी थी, लेकिन वो उस ट्रेड यूनियन मूवमेंट का कितना रोल था। बिल्कुल था। मैं खुद उस ट्रेड यूनियन मूवमेंट में था। जगाधरी में मेटल इंडस्ट्री थी, हर कारखाने के अंदर मैंने रजिस्टर लगवा लिया था, मजदूरों के सबके ऊपर हाजिरी होती थी। उनके कानून ये बना है कि लीव विद वेजेस जो होती हैं, लीव बुक्स बनती हैं। उस वक्त लीव बुक्स का किसी को पता ही नहीं था। मैंने हर एक मजदूर को लीव बुक्स, जिसमें उसका हिसाब किताब होता था छुट्टियां का, कि आपकी कितनी छुट्टियां बकाया हैं, कितनी ली हैं, कितनी लेनी है, और कौन कौन सी किस्म की छुट्टियां आपको बनती है। वो लीव बुक्स के ऊपर वो प्रॉपर्टी होती है मजदूर की, लेकिन कहीं नहीं था पहले। हमने एक एक मजदूर को दिला दी थी। यहाँ लेबर इंस्पेक्टर, लेबर अफसर को कह के भाई ये कानून है लागू करो, वो हमारा साथ भी देते थे। सो
लागू करवाने में मदद करते थे। और कारखानेदार होते, लेबर इंस्पेक्टर जिस गली से मोहल्ले से निकल जाता था ना, तो इंडस्ट्रियलिस्ट भय खाते थे कि इंस्पेक्टर आ रहा है, अफसर आ रहा है। लेकिन अब तो बात ही खत्म हो गई है, अब तो तालमेल बन गया इनका। अब तो मंथली हर लेबर अफसर की हर कारखाने के अंदर मंथली का है। अच्छा, अब इन दिनों में उन्होंने मंथलियां देनी बंद कर दी है, क्योंकि वो मंत्रिमंडल वालों के साथ वो आदेश दिलाते हैं लेबर अफसरों को। उन्होंने अब ये ऑर्डर किया है कि किसी की आपने इंस्पेक्शन नहीं करनी किसी कारखाने के अंदर जाकर। आप देख लेना, किसी कारखाने के अंदर कोई इंस्पेक्शन नहीं होती है। थोड़ा ना मैं मजदूर आंदोलन के ऊपर आना चाहूंगा। मजदूर आंदोलन जब आपने किया था तब उसका उसके बारे में थोड़ा बताइए मेरे को। और आज के समय में ऐसा लग रहा है कि मजदूरों ने भरोसा, कम्युनिस्ट पार्टियों ने भरोसा खो दिया मजदूर से। मैं स्वामी अग्निवेश के साथ काफ़ी लंबा काम किया है और वहीं जंतर मंतर पर पूरे इंडिया से आके धरने लगते थे और मैं अक्सर डेली उनसे बातचीत किया करता था। उन्हीं के रास्ते से ही आता था दफ्तर में, उन्हीं के रास्ते से जाता था और काफ़ी लंबा समय वहीं घूमते रहते थे हम। तो जब भी मजदूरों का कोई धरना आता था तो मजदूरों से अलग अलग लेके बात करता था। तो कहीं भी उनको अपने आंदोलन पे विश्वास नहीं होता था। हाँ, वो क्षणिक लाभ के लिए आते थे कि यार इस समय ये क्राइसिस है, किसी तरीके से हमारा समाधान हो जाए, किसी के कहने पे आए हैं। और अगर उनसे कम्युनिस्टों की बात करो तो ठीक है, वो हाँ, सहमति में सिर हिला देते थे। पर जब थोड़ा उनसे समझदारी से बात करो तो फिर वो कहते थे यार कि उनकी समझ से परे ही थी चीजें। मजदूर आंदोलन एक पॉलिटिकली पावर लेगा, यानी कि राजनीतिक चेतना शून्य रही है मजदूर में भारत के। ये किसका कसूर है? जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है सिर्फ आर्थिक मांगों पे हुआ है। 68 से लेकर 88 तक 20 साल तक मैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट में पूरी तरह एक्टिव रहा हूँ। और सारे जगाधरी के अंदर मेट इंडस्ट्री के अंदर सारे मजदूर मेटल वर्कर यूनिट के मेंबर होते थे। यहाँ जमुनानगर के अंदर 2-3 इंडस्ट्री हमारे पास नहीं थी। एक तो पेपर मिल नहीं थी, एक जमुनाटो नहीं थी शायद, ना जमुनाटो तो आगे थी हमारे पास, आगे थी, पेपर मिल नहीं थी, तो शुगर मिल नहीं थी, शुगर मिल। इससे ये इंटेक के पास थे। बाकी सारी इंडस्ट्री, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, जमुना ऑटो, के आयरन वर्क्स जो बड़ी इंडस्ट्री थी, ओरेंटल, ये सारे हमारे मेंबर थे। कितने मजदूर मेंबर थे आपके यहाँ पर? कई हजार। ये मजदूर आंदोलन का वो दौर भी था जब एक जिले में कॉमरेड बलबीर सिंह जब ट्रेड यूनियनिस्ट थे, सीपीआई का चुनाव भी लड़ा इन्होंने, 7,000 वोट मिले थे इन्हें एमएलए के चुनाव में 70 के दशक में। तब कई हजार मजदूर थे और एक फिर कैसे ये मजदूर आंदोलन पूरे भारत में खत्म होता गया। ट्रेड यूनियन जिनका एक ऑर्गेनाइज वर्कर में पैट थी, C2 था, उसमें AITC था, आज कहीं नाम नहीं है। दिक्कत पता रेलवे कहाँ थी, है? बैंकिंग थी और सारे थे, टीचर थे। ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है ना, शुरू में इसके अंदर डेडिकेटेड लीडर थे जो उस वर्ग के लिए लड़ते थे, ईमानदारी से लड़ते थे। धीरे धीरे बिजनेस बन गया, धंधा बन गया, और जब धंधा बनेगा विश्वास तो खत्म होगी। और ट्रेड यूनियन मूवमेंट कई हिस्सों में बट गई। एटेक का सबसे बड़ा पटने का कारण मजदूरों का C2 को बन जाना है, 64 में C2 बन गया। और आज नतीजा क्या निकला है? हिंदुस्तान में ना एटेक है ना C2 है, BMS है नंबर 1 पे। लेकिन BMS भी प्रैक्टिकली अब है, BMS भी नहीं है। हाँ। सारी बैंकिंग इंडस्ट्री में CPI की यूनियन थी, LIC में, और जब ये बने 64 में, इन्होंने 2 फाड़ कर दिया। नारा तो दुनिया भर के मजदूरों एक हो। और यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छी एक यूनियन बनी हुई है, उनको 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। 64 में तुम्हें ये C2 बनाने का, जब तुम्हारे पास एक तरीका है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, आप फैसले कैसे करते हो? 15 आदमी बैठे हैं, 10 आदमी एक तरफ हैं, विचार रखे, जिसके विचार को ज्यादा मानेंगे उस पर चला जाए। और जब ये 64 में CPI 2 हिस्सों में बटी, मेरठ नेशनल काउंसिल के इसको 100 के करीब मेंबर है। मेरठ में नेशनल काउंसिल की मीटिंग थी मेरठ में, जी 64 में 64 में 32 लोगों ने वॉकआउट किया। ये कौन सा नियम कहता है?
मेजोरिटी तो दूसरी तरफ है। आपको वॉकआउट करने का अधिकार ही नहीं है नई यूनियन बनाने का। और आपने सीपीएम ने, सीपीआई ने 32 मेंबरों ने फैसले किस तरीके से करते हैं, इनके अपने संविधान के मुताबिक कि विल ऑफ द मेजोरिटी प्रवेल, जहां मेजोरिटी है उसकी बात मानी जाएगी। जब तक आप मेजोरिटी को अपने साथ जीत नहीं लेते, आप उनके साथ चलोगे। उस नियम को तोड़ा। बाकी एक तरफ है सिर्फ 32 इनके साथ है, सीपीएम वालों के साथ। वॉकआउट करके आए, आंध्र प्रदेश में मीटिंग बुलाई और सीपीएम बनाने का ऐलान कर दिया। और फिर यही जब 67 में नक्सली से निकले, फिर उनको पढ़ा रहे थे डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, और तुम खुद तो तोड़ के आए हो। उनको कह रहे थे यार इस तरीके से थोड़ा कम्युनिस्टों में फैसले लेते हैं, यहाँ तो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, मेजोरिटी है, उसका कहना माना जाएगा। तो फिर इनको ये कहते थे तुम 64 में डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को अपना के आए थे क्या? तुमने कैसे तोड़ा डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म? तुम तोड़ सकते हो तो हम नहीं तोड़ सकते? क्या जवाब था इनके पास? नतीजा क्या निकला कि टुकड़े टुकड़े हिंदुस्तान के अंदर कम्युनिस्ट मूवमेंट के। 50 कम्युनिस्ट पार्टियां पंजाब के अंदर तो इतने ग्रुप हैं, गिनती नहीं की जा सकती उनके पार्टियों के नाम कौन से हैं, लेकिन अपने फट्टे लगाए हुए हैं, सब अपने नेता बने फिरते हैं। और नतीजा क्या है कि फॉलोअर कोई भी नहीं है। अब किसी ग्रुप के पास कोई फॉलोअर नहीं, आपस में ही लड़ते रहते हैं, या आपसे में ही आलोचना करते हैं। और आपस में इनकी बात करती है भाई अगर बाकी ग्रुपों को खत्म करके हम एक ग्रुप कामयाब नहीं हो जाता, एक ग्रुप नहीं बनता, तब तक हम एडवांस नहीं कर सकते। अब लड़ाई दुश्मन के साथ नहीं है, अपनों के साथ, कि इनको खत्म करो पहले। हाँ, फेसबुक पे मैं सारी डिबेट देखता हूँ ना, लेफ्ट में एक लीडर एक विचारक दूसरे के, किसी ने एक फेसबुक पोस्ट डाल दी तो दूसरा महीनों उसी पे आपस में बहस करते रहेंगे कि फलाना क्रांतिकारी नहीं है। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि एक मीटिंग बुलाए सबकी और वहां चर्चा करें बैठ के, और मिलके एक कॉमन प्रोग्राम बनाए। अगर समझदारी थोड़ी सी भी हो इनको, कोई मुश्किल काम नहीं है। सारे जितने पुराने लोग हैं मिले, मीटिंग करें, ओपनली अपने दिल की बात करें कि पहले तो यहां से शुरू करें कि हमारी ये हालत कैसे हुई है, इसके पीछे का क्या कारण है, ईमानदारी से करें। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है अब इनसे, क्योंकि ये बेईमानी रग रग में पहुंच चुकी है, ईमानदारी से कुछ नहीं करेंगे। नेता अब सिर्फ अपनी नेतागिरी बचाने के चक्कर में है, उनको देश से, पार्टियों से कुछ लेना देना ब्यूरोक्रेटिक वे नहीं। में काफी फंक्शनिंग है इनकी। तो इसलिए अब तो हालात क्रिटिकल ही दिन ब दिन होंगे, इनसे कोई उम्मीद नहीं। अब चाहिए, अब कॉमन, मैं तो चाहता हूं कि अगर वाकई देश के अंदर कोई तब्दीली करनी है तो कम्युनिस्ट नाम रखने की जरूरत है। जी जी जी। सारे मिले, और जो भी लेफ्ट इंक्लाइंड है, जो कम्युनिस्ट नहीं भी है, जो ईमानदारी से देश की समस्याओं को हल करना चाहते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो और फिर एक पार्टी बना के जनता को कहें भाई हम ये चाहते हैं, फिर तो कामयाबी के आसार हो सकते हैं। अपनी अपनी डफली भी जाते रहेंगे अगर, और कहेंगे मेरी लाइन ठीक है, मेरी लाइन ठीक है, मेरी लाइन, तेरी लाइन ठीक है, इतने 50 सालों से तेरी लाइन अगर ठीक होती तो लोग फॉलो कर लेते हैं। टेस्ट क्या है, मेरी अगर लाइन ठीक है कि लोग भी तो माने। लेकिन हाँ, दो बातें आज, लोग इनके साथ चलेंगे जिनके पास सिर्फ लाइन नहीं, शक्ति भी है। पावर भी देखती है जनता। अगर आपके पास शक्ति नहीं है, लाइन है, तो आपके साथ कोई नहीं चलेगा। उसके लिए फिर इनको क्या करना चाहिए, सबको एक होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि लोग शक्ति के साथ भी जुड़ते हैं। भारत में जो आर्थिक सामाजिक परिवर्तन आया है, दलितों को एक जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने बहुत बड़ी पहचान दी है, बहुत बड़ी सोशली एम्पावरमेंट हुए हैं, चाहे उसमें करप्शन था जो कुछ दुनिया जान का था, उनको पता था, तब भी उनकी लीडर मायावती थी। हाँ, उन्हें देखो कांग्रेस ने आके, हम सिर्फ कांग्रेस को गालियां निकाल लें, इससे तो फायदा होने वाला नहीं है। जो संविधान बना था, दलितों के इंटरेस्ट का ध्यान रखा था। रिजर्वेशन किसने दी है? संविधान ने दिया ना रिजर्वेशन आके। तो उसके फायदे भी हुए हैं, उनको पढ़ने का मौका मिला, सरकारी नौकरियों का मौका मिला, और आज उनकी हैसियत बढ़ी है। भारत में जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में भी एक लेबर क्लास है, चाहे जिसका पैकेज 10 लाख है, 20 लाख है, मैं कहता हूँ 50 लाख भी पैकेज है, जो कंपनियों में काम कर रहे हैं,
उनकी स्थिति बदतर है बहुत ज्यादा। वो दुखी है बहुत ज्यादा, कभी भी उनकी छटनी होती है, उनकी आवाज किसी ने नहीं उठाई। तो मिडिल क्लास को वो तो स्लेव है आज। दुत्कारने का खमियाजा भी तो कम्युनिस्ट पार्टियों को हुआ है। वो भी कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ आ सकते थे। आज 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 के जो हालात हैं, किसी पद के ऊपर भी कोई काम कर रहा है, किसी को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है। और अगर वो मक्खन से बाल जैसे निकालते हैं, निकाल के परे फेंक देंगे ना, कोई कानून ऐसा नहीं है जो उनको दोबारा रिस्टोर करवा सके। और उनकी आवाज किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं उठाई। उनके पास कोई कम्युनिस्ट पार्टी अगर आज उनकी आवाज उठाए, कुछ कर नहीं सकती। अब करने के काबिल ही नहीं रही है। जब करने के काबिल थी, उसको तो आवाज नहीं उठाई। ये बहुत बड़ा वर्ग है भारत में जो राजनीतिक रूप से सचेत है, समझना लिखना पढ़ना जानता और है, ये लीड देता है, लीड देता और है। लड़ रहे हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में। बहुत लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं वहां पर। उसको इग्नोर किया ना लीडर है, ना ऑर्गेनाइजेशन है, ना उनका कोई ट्रेड यूनियन है, बस कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं। ये जो चाहे वो थ्रेटिकल, आईटी सेक्टर है, चाहे वो और तमाम तरह के सेक्टर हैं, उसमें वो अपनी चोरी से बाहर नहीं ना आए। इस उनको वर्ग को तो ढुलमुल वर्ग का, ढुलमुल वर्ग, दलाल ये वर्ग पसंद विश्वास के काबिल ही नहीं है। मजदूर जमात विश्वास, इनसे पूछो, मजदूर जमात विश्वास के काबिल थी, कहाँ आपके साथ है? कहीं बता दो कहाँ है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो कभी आया ही नहीं कम्युनिस्टों के साथ। मेरे को नहीं लगता कभी भी आया। तो वो तो वर्ग को देख के आते थे, उनको इन फिलॉसफी का नहीं पता होता जनता को कि कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं। वो सिर्फ इतना देखते हैं कि ये हमारे लिए लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे। हाँ, हमारे लिए ग्राउंड पे लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही। उसको तो इंटेक भी लड़ती थी, इंटेक के साथ भी लोग थे। फिर जब बीएमएस ने लड़ना शुरू किया तो लोग बीएमएस के साथ भी चले गए। अब सबसे बड़ा संगठन बीएमएस है आज। पर मैं एक चीज के ऊपर आना चाहूंगा, किसी टाइम पर लेबर कोर्ट से रिलीफ मिलता था। हाँ। जुडिशरी का भी थोड़ा रवैया लेबर के पक्ष में होता हाँ था, ठीक था। पर वो रिलीफ मिलना धीरे धीरे बंद हो गया। आज तो लेबर कोर्ट डिफंक्ट हो चुके हैं। और आज हमारा अम्बाला का लेबर कोर्ट का जज कई महीनों से नहीं है। कोई डिमांड नहीं उठ रही कि जज क्यों नहीं है, क्योंकि वहां किसी को उम्मीद नहीं है, और ना ही कोई इतने केस रेफर होके जाते हैं। आज लेबर दफ्तर में चले जाओ, खाली पड़े हैं लेबर दफ्तर। किसी वक्त क्या होता था, इतनी कंप्लेंट्स आती थी, इतने डिमांड नोट्स आते थे, इतने प्रोटेस्ट होते थे, उनको टाइम ही नहीं मिलता था। और अब उनके पास वो जाते हैं, बस दफ्तर है, तनख्वाहें ले लेते हैं महीने की, काम कुछ भी नहीं है। क्या लेबर इश्यूज नहीं है? लेबर इशू सारे ठेके के ऊपर है। कंट्रैक्ट लेबर है, कंट्रैक्ट लेबर क्या क्या लेके आए वहां उनके पास। वो कभी कभार कंट्रैक्टर के खिलाफ आ जाते हैं, जी मैंने काम किया, पैसे नहीं देते। वो जो एम्प्लॉयर होता है, कंट्रैक्टर जिसके पास होता है, हाँ, वो कॉन्ट्रैक्टर ही हुआ उनका। हाँ, वो फिर आके कोई ना कोई फैसला उनका करवा देता है। ऐसे फैसले ऐसे 10-15 साल पहले, अब तो 10 साल हो गया, मैं भी कभी लेबर कोर्ट में नहीं गया। तो भारत की ये जो परिस्थितियां बदली हैं पिछले 40, 50, 60 सालों में, और खासकर पिछले 30 सालों में भूमंडलीकरण के बाद, नेचर ऑफ वर्क ही बदल गया सारा। तो लेफ्ट पूरी तरीके से इनको समझने में नाकामयाबी नहीं रहा है। ये एक्सट्रीम पे जाके एनालिसिस करना है कि भूमंडलीकरण आया तो ये हो जाएगा। तो नेचर सारा बदल गया है। अब इस हालात में कम्युनिस्ट पार्टी वही पुराने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पढ़ के अगर कम्युनिस्ट पार्टी बिल्ड करना चाहे, जनता को साथ लेना चाहे, इम्पॉसिबल। यानी कि आप कह रहे हैं कि क्रांति की गुंजाइश नहीं है अभी भारत में। क्रांति का अर्थ पहले समझो। क्रांति का अर्थ होता है तब्दीली, लेकिन कई क्रांति का अर्थ ब्लड शेड समझते हैं। क्रांति का अर्थ ब्लड शेड नहीं होता भारत में। यानी कि सुधार होगा और एक लंबी प्रक्रिया में धीरे धीरे सुधार होगा। हाँ, और हो रहा है वो, उसकी गति तेज की जा सकती उसका है। हो भी रहा। आज देखो, किसी वक्त हम कम्युनिस्ट सारे जमीन के बंटवारे की बात करते थे, आज है कहीं नजर आ रही? नहीं, कोई डिमांड भी नहीं है, जनता से डिमांड। कारण क्योंकि जमीन तो बट गई। बढ़ गई है। जमीन तो बट गई। अब यही माओवादी फेल हुए भारत में, खेती और जमीन, हथियार बंद। हाँ, बढ़ गई जमीन ना, जमीन तो रही नहीं किसी के पास। इसलिए अब भारत की जमीन भी ज्यादातर छोटे किसान के पास है। मैं कल परसों ये पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर 82% किसान ऐसे हैं जिनके पास 3 किले से कम जमीन है। तो जमीन का मसला तो खत्म, कहाँ रह गया जमीन का मसला? तो भारत की राजनीति जिस तरीके से चल रही है लेफ्ट की, खैर उसमें तो आगे क्या आप देखते हैं? लेफ्ट के रिवाइवल का कोई चांस है? जिस हालात में चल रहे हैं लेफ्ट, कोई रिवाइवल का चांस नहीं। इनको सबको मिलकर रीथिंक करना पड़ेगा और नया प्रोग्राम बनाना पड़ेगा।
पुराने प्रोग्राम। मिडिल क्लास को बीच में लाना पड़ेगा, यूथ सारे को देश करना की पड़ेगा। जनता को बीच में लाना पड़ेगा। अब सबसे दिक्कत क्या है, मेन चैलेंज है मुल्क में के सामने भ्रष्टाचार है। अब कोई भी कानून बनवा लो, अगर भ्रष्टाचार है तो लागू ही नहीं होगा। सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करके केजरीवाल आगे इतना बड़ा मूवमेंट हुआ। हाँ, और लोग ले गए ना अपने साथ, किस वजह से? दो नारे थे उसके, एक एजुकेशन का, एक हेल्थ का, एक भ्रष्टाचार मुक्त, जो जन लोकपाल बिल। लोग आए, लोगों ने साथ दिया। जब वो खुद ही बदल गया केजरीवाल, लोगों का तो कसूर नहीं है उसमें। उसने जब ये कोशिश कर दी कि आम आदमी पार्टी की बजाय अब केजरीवाल पार्टी बननी चाहिए, वहीं से डिक्लाइन मैं शुरू हो गया। अंतिम इस इंटरव्यू के अंतिम दौर में हूँ, और जब ये आम आदमी पार्टी नई नई आई थी, आम आदमी पार्टी वालों ने आपसे संपर्क किया था और आपको संयोजक बना दिया गया था। काफी कम समय के लिए रहे आप संयोजक आम आदमी पार्टी के जिला के यमुनानगर स्टेट के संयोजक थे, ये हरियाणा स्टेट के संयोजक आम आदमी पार्टी के, फिर आपने छोड़ दिया था। थोड़ा वो अपना अनुभव बताइए आम आदमी पार्टी से। वो दरअसल जब ये केजरीवाल ने बदलना शुरू किया, जब ये योगेंद्र यादव से आपकी काफी लंबी हाँ बातचीत हुई थी, योगेंद्र यादव के साथ थे हम। तो क्या पूरा कैसे बदलाव हमारी आया, ये ये आपके ऑब्जेक्शन क्या हमारी थे? स्टेट कमेटी की मीटिंग चल रही थी। हरियाणा के चुनाव होने थे उस वक्त। दिल्ली के चुनाव होते हैं मार्च अप्रैल में, हमारे चुनाव होते हैं अक्टूबर नवंबर में। हमारे पहले चुनाव थे और दिल्ली के बाद में चुनाव थे। हमारी पूरी स्टेट कमेटी ने यूनानिमसली फैसला कर दिया था कि हम आम आदमी पार्टी ने कि हम यहाँ के चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा के चुनाव लड़ेंगे। पहला चुनाव लड़ना था। अभी हमने कांटेक्ट किया केजरीवाल के साथ, केजरीवाल ने इनकार कर दिया। क्यों? उसने कहा कि इसके बाद दिल्ली के चुनाव है, आप कोई सीट जीत नहीं सकोगे, शायद आपकी जमानत जब्त हो, और उसका असर दिल्ली में पड़ेगा। आप मुझे हराने में योगदान दे रहे हो सारी यहाँ चुनाव लड़के, इसलिए आज जिसने लड़ना है अपनी कैपेसिटी पे लड़े, आम आदमी पार्टी का निशान मैं आपको नहीं दूंगा। और नतीजा क्या निकला, जब इनको पता, यहाँ सारे दफ्तर में उस वक्त हमारी तरफ देख रहे थे सारे कि स्टेट कमेटी क्या फैसला करके आती है। जब यहाँ इनको पता लग गया कि केंद्र ने तो ये कह दिया है कि हम तो आपको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे जिसने लड़ना लड़े, आपको सिंबल नहीं मिलेगा, तो हमारे आने से जो लड़ना चाहते थे वो हमारे आने से पहले उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी अखबार के कि हमने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। ये अपना विनायक, एक मास्टर जी थे वहां पर गाँव के, इन दोनों ने ना इस्तीफे दे दिए थे कि हमने पार्टी में रहना। काफी मेहनत करके आए थे लोग, हाँ हाँ हाँ, की थी ग्राउंड पर उन्होंने, काफी उनको उम्मीद थी। तो ये वो केजरीवाल सिर्फ अपनी तरफ देख रहा है, वो पार्टी की तरफ नहीं देख रहा। आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो केजरीवाल में क्या बदलाव आया जो विचारधारा दिखाने के केजरीवाल ने पहले जो कलेक्टिव लीडरशिप थी उसको खत्म किया। योगेंद्र यादव, शांति भूषण के पिता, नहीं प्रशांत भूषण के पिता हाँ शांति भूषण, हाँ प्रशांत भूषण, शांति भूषण, ये दोनों इसी पार्टी में थे ना। एक एडमिरल रामदास वो भी इसी पार्टी में था। इसने पहली मीटिंग के अंदर ही इनको छांगना शुरू कर दिया और पार्टी के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया कि केजरीवाल मीन्स आम आदमी पार्टी, आम आदमी मीन्स केजरीवाल पार्टी। जब इनको अच्छे अच्छे आदमी जो थे, जो ब्रेन थे इसके, उनको निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया। शायद उनका ये मकसद था कि मेरे आम आदमी का पार्टी का मतलब है कि दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बना रहे, बाकी धीरे धीरे कहीं कुछ हो गया तो हो गया। वो हकीकत में क्या होता है, दिल्ली प्रदेश की पार्टी बना के रख दिया उन्होंने। हकीकत में क्या होता है, हकीकत में ये होता है, वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यहाँ का चीफ मिनिस्टर रहा है। यूपी का असर कभी बिहार में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, किसी स्टेट का असर दूसरे स्टेट में नहीं होता। ये गलतफहमी है। उम्मीद नहीं थी, 4 MP आ गए थे इनके, वहां से बन गई थी वो, केजरीवाल को उम्मीद होगी। हालांकि दिल्ली में कोई नहीं बना, हाँ पूरे इंडिया में नहीं बना, कहीं पंजाब में बन गया। तो ये सोच के चलना कि अगर ये हरियाणा वाले चुनाव लड़ेंगे तो मैं दिल्ली के चुनाव हार जाऊंगा, महामूर्खता ही। पार्टी कहीं ग्रो ही नहीं करेगी। हाँ 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 हाँ। तो उसके बाद फिर डिक्लाइन शुरू हो गया, फिर वो अपने पाँव पर खड़ नहीं सके। गलत लोग भी आए पार्टी में। हाँ, उस वक्त
जो इंस्पायर थे चुनाव लड़ने के, नेता बनने के, आए, वो भी आए, जिनका मकसद यही था कि अब लोगों के अंदर काफ़ी उभार है, हम इनके कंधे के ऊपर चढ़ के एमएलए एमपी बन सकते हैं। तो वो तो पार्टी का काम होता है ना, चौकस रहना उसका। अभी आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हैं? ना, मैं 88 के बाद सिर्फ इन्हीं में आया था थोड़ी देर के लिए, आम आदमी पार्टी आम में? आदमी पार्टी में। तो जब आम आदमी पार्टी का रंग मैंने देखा, तो उसके बाद से मैं किसी पार्टी, अब काफ़ी अरसे से किसी पार्टी के साथ। कोई भी नया राजनीतिक प्रयोग लेफ्ट का सामूहिक ही हो सकता है, इंडिविजुअली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अन्ना, हम बातचीत की अन्ना, आज की बातचीत को समूह को, करें, समूह होके नया प्रोग्राम देना पड़ेगा, बड़ी ताकत के साथ जनता के सामने आना हाँ, पड़ेगा। एक होके एक मुंह लेके जाए तो जनता फिर इनकी तरफ देखना शुरू कर देगी, वरना नहीं। तो शुक्रिया कामरेड हमारे से बातचीत करने के थैंक लिए। यू जी, थैंक यू। ये थे कामरेड बलबीर सिंह, एडवोकेट, जो लेफ्ट में मूवमेंट को, जिन्होंने लेफ्ट पॉलिटिक्स को, लेफ्ट आइडियोलॉजी को एक पूरा लगभग आप कह सकते हैं अपना जीवन दिया था। तो आज इनके साथ ये बातचीत थी। अगली बार किसी और राजनीतिक शख्सियत के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।